नमस्कार, मेरा नाम है शशिधर गुप्ता। मैं हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एस एन सिन्हा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या मानववाद का सिद्धांत। आज हम यह जानेंगे इस लेक्चर में कि मानववाद सिद्धांत में मानववाद का अर्थ क्या है, कैसे मानववाद दूसरे अन्य विचारधाराओं से अलग है, और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में किन किन मनोवैज्ञानिक का हाथ रहा है, किन किन मनोविज्ञानों का योगदान रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम यह जान लें कि हमारी जो तीन फोर्सेस हैं, तीन बल हैं मनोविज्ञान में। जैसे कि पहला जो हमारा फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है वो है साइकोडायनेमिक अर्थात साइको एनालिसिस या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसे फ्राइड ने दिया था। दूसरा जो फोर्स हम लोग का इम्पोर्टेंट फोर्स है वो है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद का सिद्धांत, जिसको स्किनर और थॉर्नडाइक ने बढ़ाया। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट हमारा सिद्धांत, जो हमारा फोर्स है, वो है थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज़ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या मानववाद का सिद्धांत या मानववादी विचारधारा या मानववादी मनोविज्ञान। तो आज हम जानेंगे कि मानववादी मनोविज्ञान या फिर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है और किन एजम्पशंस पर बेस्ड है। पहली बात हम यह जान लें कि विश्वास क्या है, मतलब बिलीफ्स किस में है, मतलब मेन जो एक पॉइंट क्या है मानववादी मनोविज्ञान के। तो होल पर्सन, इनका विश्वास है कि जब हम किसी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं तो हम उसको टुकड़ों में बांटकर अध्ययन नहीं कर सकते। हमें अध्ययन करना है तो हमको एक संपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति का अध्ययन करना होगा। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जब हम साइको एनालिसिस की बात करते हैं, मनोविश्लेषणात्मक की बात करते हैं, तब फ्राइड महोदय ने ये बोला कि जो हमारा अचेतन मन है वह हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, निर्धारित करता है। मगर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का कहना है कि केवल केवल अचेतन मन ही हमारे जो पूरे व्यक्तित्व है, हमारा जो पूरा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसको डिसाइड नहीं करता है। हमें व्यक्ति के अलग अलग भागों को, अलग अलग उसकी क्षमताओं का अध्ययन करना होगा और उसे एक एज अ होल, एज अ एक संपूर्ण तरीके से ग्रहण करना होगा। तो दूसरी बात जो है वो है यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मानना था कि ये यूनिकनेस है, अर्थात जो अपने आप में एक विशेषता है किसी भी व्यक्ति की, वह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, उसके अंदर अलग क्षमताएं होती हैं। हम किसी एक सिद्धांत के आधार पर, किसी एक प्रयोग के आधार पर, किसी प्रयोग के जो निष्कर्ष निकले हैं, परिणाम निकले हैं, उनको हर व्यक्ति पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग यूनिकनेस है, एक अलग उसकी विशेषताएं हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ह्यूमन पोटेंशियल। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया है वह व्यक्ति की क्षमताओं पर दिया गया है कि वह अपनी क्षमताओं को, अपने आत्मबल को, अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को किस प्रकार से मोटिवेट कर सकता है, बढ़ा सकता है और अपने जो उसकी चरम सीमा है उस वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो ये तीन बिलीव हैं जिस पर यह पूरी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है वह बेस्ड करती है। आगे बात करते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के जो फॉलोअर्स थे उनको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी लाने की। उन्होंने रिजेक्ट की जो इसके पूर्व जो उन्होंने जो फोर्सेस थी, जो साइकोडायनेमिक्स थी, जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच थी, उनके जो क्रियाएं थी, जो उनकी मान्यताएं थी, उनको उन्होंने रिजेक्ट की। आइए देखते हैं। Humanism rejected the assumptions of the behavioristic perspective, which is characterized as a deterministic, focused on reinforcement of stimulus response behavior and heavily dependent on animal researches. हम जानते हैं कि बिहेवियरिज्म में जब भी हम लोग देखते हैं तो बिहेवियरिज्म में जो स्किनर का प्रयोग हो या थॉर्नडाइक का प्रयोग हो, सभी में पशुओं का प्रयोग किया गया और उनमें जो भी सिद्धांत अपनाए गए
वह जरूरी नहीं है कि वह मानव के ऊपर भी लागू हो। जैसे कि अगर हम लोग पशुओं की बात करें तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। परंतु अगर हम लोग मानव की बात करें तो यहाँ पर बेसिक नीड तो इम्पोर्टेंट है, मगर व्यक्ति से हर काम, आप किसी मानव से हर काम उसको किसी भी काम के लिए उसकी बेसिक नीड से, उसके भूख से, मतलब उसको आप खाना दे के हर कार्य नहीं करा सकते। तो इसलिए यहाँ पर उसके लिए दूसरे मोटिवेशन लेवल हैं। उसको अप्रेजल चाहिए, उसको आप क्या कह सकते हैं, उसको पावर चाहिए या एफिलिएशन चाहिए। जो मानव है उसके लिए दूसरी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो पशुओं के द्वारा जो भी प्रयोग किए, पशुओं का जो मोटिवेशन लेवल है वो मानव के मोटिवेशन लेवल से अलग है। जो चीज़ पशुओं को मोटिवेट कर सकती है वो मानव को मोटिवेशन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो ये चीज़ हम उसको पूरा जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है कि ऐसा उस पर पाया गया इसलिए ऐसा मानव में भी होगा, यह ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ने रिजेक्ट किया। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ने इस डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को, ये जो बिहेवियरिज्म की थी, पशुओं के द्वारा जो निर्धारित की गई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। जब हम दूसरी रिजेक्शन की बात करते हैं वो है साइकोडायनेमिक का। और साइकोडायनेमिक जो साइकोएनालिसिस भी है और फ्राइड महोदय द्वारा दिया गया था और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित सिद्धांत भी है, और जिसमें हम लोग टोटल जो मेन उसका जिस्ट है वो है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। अब हम इसमें देखते हैं तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी also rejects the psychodynamic approach because it is also deterministic with unconscious, irrational and instinctive forces determining human thoughts and behavior। जब हम इसकी बात करते हैं साइकोडायनेमिक की, तब भी हम यह पाते हैं कि हमसे कहा जाता है कि जो अचेतन मन है वही हमारे संपूर्ण व्यवहार का और हमारे संपूर्ण विचार का निर्धारण करता है। मगर यहाँ यह बात बहुत ही आवश्यक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि हम जानते हैं कि हमारा जब पूरा व्यक्तित्व है वो बहुत सारे फैक्टर से डिसाइड होता है, ना कि केवल अनकॉन्शियस माइंड से। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि केवल अनकॉन्शियस माइंड ही हमारे संपूर्ण व्यवहार और विचार को निर्धारित करता है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच थी, उसको रिजेक्ट किया। अब हम जान लेते हैं कि बेसिक एजम्पशंस, जो प्रमुख मान्यताएं क्या हैं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी begins with the existential assumption that people have free will। मतलब फ्री विल मतलब स्वतंत्र होके जीने की इच्छा। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का सब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एसेंशियल है कि व्यक्ति का अस्तित्व होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अस्तित्ववादी सिद्धांत होना इम्पोर्टेंट है, मतलब अस्तित्व के लिए व्यक्ति हमेशा प्रयासरत रहता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। वह मतलब अपने एक्टिव विल है टूवर्ड्स उसके अंदर हेल्थ के लिए, उसके वेलबींग के लिए, उसके लव के लिए और भी जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए वो हरदम प्रयासरत रहता है। खुश रहना सभी को अच्छा लगता है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का मानना है कि व्यक्ति हरदम अपनी ग्रोथ के लिए लगा रहता है और अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को मेंटेन रखने का प्रयास करता है। पीपल आर बेसिकली गुड and have an innate need to make themselves and the world better। जब हम किसी भी व्यक्ति की बात करते हैं तो वह अपने जन्मजात तरीके से, जन्मजात तौर पे वह एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता है। उसका जो नेचर होता है वो बहुत ही खुशमिजाज होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मगत फीलिंग होती है कि हम अच्छा करें। कभी भी गलत काम करने में एक गिल्ट फीलिंग अपने आप आ जाती है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि उसका जो बेसिक नेचर है, पर्सन का, जो पीपल का, एक मानव का एक जो बेसिक नेचर है वह अच्छा स्वभाव है और वह आगे बढ़ने और अपने आसपास के जो संसार को अच्छा बनाने के लिए हरदम सदैव लगा रहता है। तीसरा एजम्पशन है पीपल आर मोटिवेट टू सेल्फ एक्चुअलाइज। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धीकरण एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपनी संपूर्ण
कैपेबिलिटीज़, अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर पाता है और अपने पूर्ण सिद्धि की को प्राप्त करने करता है। तो पीपल आर मोटिवेट टू, मतलब हर व्यक्ति उस स्टेज में पहुंचने के लिए, ग्रोथ करने के लिए प्रयासरत रहता है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि हर व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइज होने के लिए, मतलब आत्म को सिद्धि करने के लिए, आत्म सिद्धिकरण की अवस्था को तक पहुंचने के लिए प्रयासरत रहता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे मैस्लो के हायरार्किकल सिद्धांत पे। आगे हमारा बेसिक एजम्पशन है द सब्जेक्टिव कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं साइंटिफिक, अब नीचे देखिए, इस दोनों को रिलेट करके पढ़ते हैं। ह्यूमनिज्म रिजेक्ट साइंटिफिक मैथोलॉजी। अब जब हम साइंटिफिक मैथोलॉजी क्या है, एक कंट्रोल कंडीशन में कोई किया गया प्रभाव, और कौन कंट्रोल कंडीशन में जो प्रभाव किए जा रहे हैं, जो प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके जो प्रभाव आ रहे हैं, जो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अनकंट्रोल कंडीशन में भी प्रभावी हों। तो ह्यूमनिज्म का मानना ये है कि हम जो साइंटिफिक मैथोलॉजी का प्रयोग करके मानव के व्यवहार को समझ रहे हैं, मानव के व्यक्तित्व को समझ रहे हैं, वह कहीं नहीं कहीं गलत है, क्योंकि मानव के व्यक्तित्व में उसकी आत्मगत चिंतन और उसके जो चेतना है, जो चेतन मन है, जो चेतन से अनुभूतियाँ उसको ग्रहण मिल रही हैं उसके चारों ओर से, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इन्होंने बोला कि फ्राइड का मानना था, फ्राइड कह रहे हैं, मैस्लो का मानना था कि जब हम लोग जब हम लोग साइंटिफिक मैथोलॉजी को अपनाते हैं तो ये वैसा ही होगा कि हम लोग हैप्पीनेस, खुश मिजाज को, प्यार को, वेलबींग को एक बराबर मान लें, किसके, कॉन्फ्लिक्ट के, शेम के, हॉस्टिलिटी के, मतलब द्वेष, विद्वेष और लज्जा और गिल्ट, इन सब के बराबर मान लें। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते तो हम एक जो निष्कर्ष निकला है उसको कैसे इंसान को समझने के लिए, एक इंसान को समझने के लिए हर परिस्थिति में थोप सकते हैं। तो यह मानना था ह्यूमनिज्म का। अब ह्यूमनिज्म रिजेक्ट्स अ कंपैरेटिव साइकोलॉजी। वैसे मैंने बोला कि जब, क्योंकि कंपैरेटिव साइकोलॉजी किस चीज़ को, क्योंकि द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जब एनिमल पर कोई प्रभाव कर रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो वही सेम प्रभाव हमें मानव पे दिखें। कुछ हद तक हो सकता है कि कोई प्रभाव हमें दिखे, परंतु हर समय, हर परिस्थिति में वह जो नियम हैं जो हमें एनिमल के प्रभाव करने के बाद, प्रयोग करने के बाद मिले, वो ज़रूरी नहीं है कि वह हर परिस्थिति में मानव के में काम आए। तो ये बेसिक एजम्पशंस हैं। और अब हम बात करते हैं कि किन साइकोलॉजिस्ट, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ने अपना योगदान दिया इसको एक थर्ड फोर्स बनाने में। तो पहला नाम है मैस्लो, जो कि बहुत ही बड़े ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हुए और उन्होंने एक हायरार्किकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन दिया। और जैसे पदानुक्रम मनोविज्ञान, मानव का अभिप्रेरणा सिद्धांत कहते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। और कार्ल रॉजर्स हुए, इन्होंने भी बहुत अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को बनाने और आगे बढ़ाने में। तो अब आगे हम अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मैस्लो ने क्या क्या योगदान दिया, मैस्लो ने कैसे अपने सिद्धांत के द्वारा यह सिद्ध किया कि आत्म सिद्धिकरण कितनी आवश्यक स्टेज है, कितनी आवश्यक क्रम है, जिससे कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण योग्यताओं को प्रफुल्लित कर बढ़ा सकता है और उसको अपने चरम सीमा पे पहुंचा सकता है। तो आगे हम मैस्लो की चर्चा करेंगे, कार्ल रॉजर्स चर्चा करेंगे। आप इसके रेफरेंसेस ये हैं, आप इन सजेस्टेड बुक हैं आपके लिए, उनको आप पढ़ सकते हैं। बैरन की है, एके सिंह की है, इनको बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप इनमें जाके अपने और अध्ययन को विस्तृत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।